अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम। इसी दुआ के साथ नाज़रीन आज की दिन की शुरुआत करते हैं। दुआ करते हैं कि आपकी चौखट पे आपके उठने से पहले भी ढेरों खुशियां आपका इंतजार कर रही हों और जैसे ही आप दरवाजा खोलें वो खुशियां आपके घर में दाखिल हों और आपका दिन जो है वो खुशगवार गुजरे। जनाब शहर फैसलाबाद की बात करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फैसलाबाद आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरीना होटल के अंदर वो रुकेंगे, जहां पे कैलीग्राफी आर्ट के हवाले से एग्जीबिशन का इफ्तिताह भी उनकी जानिब से किया जाएगा। ये एग्जीबिशन आर्ट्स काउंसिल और जिला इंतजामिया के इश्तराक से लगाई गई है, जिसमें फैसलाबाद भर के बहुत सारे आर्टिस्टों के फन पारे मौजूद हैं और इसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों बिजली के रेट में कमी की और उस कमी की वजह से इंडस्ट्री के अंदर बूम आया और हमारे जो ताजर थे वो काफी इस हवाले से खुश थे। तो शायद इसीलिए आज जो है इवेंट रखा गया फैसलाबाद के अंदर। और यही नहीं बल्कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ जो इंतजामिया के लोग हैं और इसके साथ साथ जो MP MNA साहिबान हैं उनके साथ भी मुलाकात की जाएगी और ये तवक्का की जा रही है कि शायद फैसलाबाद के लिए कोई बड़ा बजट जो है वो अनाउंस हो जाए। बजट तो अनाउंस हो जाते हैं जनाब, फैसलाबाद को मिलता क्या है ये गौरतलब बात है। अब थोड़ा मौसमी सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। मौसम के हवाले से अगर बात करें, दिन ब दिन सर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। रातें मजीद सर्द, हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ रहा है और दिन में भी दर्जा रात कदरे कम रहना शुरू हो गया है। तो आज फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर। जी रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हो गए। रमजान मिर्जा बताइएगा आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? PM इमरान खान भी आ रहे हैं, इसलिए मौसम से आगाह कीजिएगा। जी हन्नान, फैसलाबाद का मौसम आज भी ठंडा है, इसके साथ साथ सर्द है, खुनकी महसूस हो रही है और ये भी नजर आ रहा है कि निखरे हुए सूरज के बायस सूरज की चमकदार किरणों से फैसलाबादी जो है वो खासे लुत्फअंदोज हो रहे हैं। 3 रोज कबल फैसलाबाद में स्मोक का राज था, हल्के बादल भी आए जिसके बाद रिमझिम हुई। फैसलाबाद का मौसम जो था उसके बाद अब खासा खुशगवार हो चुका है। रातें ठंडी हैं लेकिन दिन जो हैं वो खुशगवार हैं, कम सर्द हैं। सूरज जूं आसमान की तरफ लपकता है, फैसलाबाद का मौसम जो है वो कदरे कम सर्द हो जाता है, खुनकी में भी कमी वाक़ई होती है। जो ही सूरज गुरूब होता है रातें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं और ये सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रहेगा। आने वाले दिनों में ना सिर्फ ठंड बढ़ेगी बल्कि इसके साथ साथ धुंध छाने का इम्कान भी जो है वो होता है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 70% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 10 जबकि ज्यादा से ज्यादा 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम ना सिर्फ खुश्क रहेगा, कदरे खुशगवार भी होगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा आपका। आप शहर फैसलाबाद का अहवाल बता रहे थे और सियासी दर्जा हरारत तो बढ़ेगा क्योंकि आज इमरान खान आ रहे हैं। मौसम तो कदरे सर्द है लेकिन आने वाले दिनों में यह देखना है कि स्मोक बारिश की वजह से जो छट गई है दोबारा ना शहर फैसलाबाद के अंदर आ जाए, दोबारा मसले जो है वो खड़े कर सकती है। जनाब अगर फैसलाबाद शहर की बात की जाए, यहां की मिट्टी मैं हमेशा कहता हूं इंतहाई जरखेज है, चाहे वो अदबी लिहाज से हो, फनकारों से हो, सिंगर से हो या फिर राइटर से हो। ये मिट्टी जो है इतनी जरखेज है कि इससे उगने वाली फसल जो है वो दुनिया भर में पहचानी जाती है। ये फसल अब फनकारों की भी हो सकती है, सिंगर्स की भी हो सकती है। सिंगर्स की खासतौर पे बात करें तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का ताल्लुक जो है इसी शहर से मंसूब है और यही वजह है कि वो दुनिया भर में इस वक्त नाम बना चुके हैं और जहां पे भी उनका नाम आता है उनके शहर का भी नाम आता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, हमारे फैसलाबाद के थिएटर के आर्टिस्ट जो हैं वो इस कदर पॉलिश हो चुके हैं कि अब इंडियन मूवीज के अंदर लेना भी उनकी मजबूरी बन चुकी है। हमारे फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले कैसर पिया और चिन्नौर से ताल्लुक रखने वाले नासिर जो हैं वो इंडिया के अंदर एक मूवी परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तो नहीं परफॉर्म कर रहे, यूके में उसकी शूटिंग जारी है, लेकिन गिप्पी गरीवाल की ये मूवी है जनाब और वहां पे जाके शूटिंग के दौरान बड़ी मजे मजे की मूवीज बना रहे हैं और देसी ख्वाबों से लुत्फअंदोज भी हो रहे हैं। अब शूटिंग किस तरह से जारी है, बैक स्टेज क्या चल रहा है उनके, मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा एक वीडियो चलाएं ताकि कैसर पिया और नासिर चिन्नौटी के हवाले से हम आपको वीडियो दिखाएं। हमारे शहर का फख्र बन चुके हैं इस वक्त वो और मूवी शूट कर रहे हैं यूके के अंदर। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। लो जी पिनिया आ गया, फिर पिनिया पहुंच गया ने भाजी, कैम हो गए पिन्नी चक्कर भाजी। मैं तो पिनिया किनिया ही खा आए पिनिया किनिया पिनिया खवाइया साड़ियां पिनिया सख्त हो गई। आए हाय हाय पिनिया सख्त हो गया।
ਰਾਣੇ ਭਾਜੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ 3 ਇੰਚ ਕੱਦ ਵਧਾਤਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਜੀ ਸਰ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰ ਪਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਪਰ ਪਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿਆ मजा आ रहा। नाज़रीन, आपने देखा जैसा कि पंजाब चाहे यहां का हो या वहां का हो, कल्चर जो है वो हमारा सेम है। अलसी की पिन्नियां जो खास तौर पे सर्दियों की सौगात होती है, वहां पे भी मौजूद हैं सारे पंजाबी और वही खा रहे हैं ना। यहां वहां पे नसीम, विकी और इसके साथ साथ कैसे पिया मौजूद थे और मूवी की शूटिंग जो है वो जारी है। इनका कहना है कि जल्द ये मूवी आएगी जिससे पाकिस्तानी और इसके साथ साथ इंडियन, पंजाब के लोग और पंजाबी जहां जहां पे भी दुनिया भर में बैठे हैं वो खूब लुत्फानंदोज होंगे। लेकिन फख्र की बात यह कि हमारे फैसलाबाद से एक आर्टिस्ट उठता है जो दुनिया भर में अपना नाम बनाता है और हमारे शहर के लिए एक फख्र का मुकाम बनता है। शब्बीर आकाश इनके बहुत अच्छे आर्टिस्ट दोस्त हैं। वो जब इनकी मेहनत के हवाले से बताते हैं, यकीन मानिए आंखों में पानी आ जाता है कि किस तरह से इन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना नाम बनाया और अब दुनिया में एक रोशन सितारे की तरह चमक रहे हैं। तो हम जनाब दुआ करते हैं कि कैसे पिया आपकी चमक दमक यूं ही जारी और सारी रहे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। पीएम इमरान खान क्योंकि आज फैसलाबाद आ रहे हैं, आखिरकार वो एयरपोर्ट के थ्रू आएंगे, हेलीपैड के थ्रू आएंगे और कहां पे उतरेंगे, इन तमाम चीजों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद है, हमारे सीनियर एंकर पर्सन। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फैसलाबाद में आने के बाद कौन कौन से काम होंगे जो कि सर अंजाम देंगे। तो बिलाल बताइएगा, खास तौर पर यहां आने का मकसद क्या था? फैसलाबाद को कोई चीजें बजट वगैरह नवाजना है या फिर इसके अलावा जो पिछले दिनों इन्होंने बिजली के अंदर कमी की अनाउंसमेंट जो की थी उसे कैश करवाने के लिए एक सियासी स्टंट खेलने के लिए आ रहे हैं? आखिरकार होगा क्या आज? हनान, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और खासतौर पे ये एक बड़ा विजिट है आपके शो के लिए, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज फैसलाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं दूसरी बार। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूंगा कि आज फैसलाबाद के अंदर इमरान खान को फैसलाबाद का लफ्ज़ याद रहे, क्योंकि मुझे उनका जब भी ये बात करते हैं उनका विजिट का मुझे उनका दौरा पिछला याद है जो फैडमिक का और क्याम का था। पूरे दौरे के अंदर जनाब इमरान खान साहब ने यानी कि मेरे कप्तान ने एक बार भी लफ्ज़ फैसलाबाद नहीं अदा किया था। और अगर अब आज की बात करें तो अभी तक की इतलात के मुताबिक ये एयरपोर्ट पर, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी त्यारे से इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। वहां से फिर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए यानी कि बाय रोड नहीं आएंगे, लेकिन जंग रोड तैयार कर दिया गया है। खान साहब को बता देना चाहते हैं हम, ये अदारे जो भी इस वक्त हमारे अच्छा, ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि जंग रोड से नहीं आएंगे क्योंकि जो बुरी सूरत हाल उसकी है ना, तैयार कर दिया नान, उसे तैयार कर दिया, उसे रेडी कर दिया कल रातों रात। शाहिदा ने कल दिखाया कि बाकायदा पत्थर डालकर जो मॉडल बाजार है उसके सामने उन्होंने कारपेट करके रेडी कर दिया है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, ताकि खान साहब को ये महसूस हो कि ये फैसलाबाद मैनचेस्टर के जो लोग रोते हैं वो झूठ रोते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारा हक बनता है कि इंतजामिया की तारीफें करने वाले जो हमारे मेंबरान असेंबली, आज मेंबरान असेंबली का फिर से इम्तिहान है। मैं हनान ये बड़े दो टोक अल्फाज में कह रहा हूं क्योंकि वज़ीर आला पंजाब आए 13 अरब, पहले 20 अरब फिर 13 अरब, कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारे मेंबरान असेंबली ने इतनी की तारीफें की इंतजामिया ने। एक फरिश्ता लफ्ज था वो रहता था कहने वाला, मेरे ख्याल वो भी किसी ने कह दिया होगा, मुझे नाम भी याद है। उनके खुद मेंबरान असेंबली इनकी अपनी कहानियां बताते हैं कि यार अंदर तो ऐसा था जैसे मुकाबला लगा हुआ तारीफों का, एक दूसरी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन आज की बात करें तो खान साहब को बेसिकली इनवाइट किया गया था ख्याल अहमद कास्त्रो की तरफ से इस्लामाबाद जाके, तो उन्होंने दावत कबूल की। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये कहा जा रहा है कि कास्त्रो साहब इसको पूरी को जो है हैंडल कर रहे हैं, बैक स्टेप पे होस्ट कर रहे हैं, जो नजर आएगा लेकिन वो चैंबर नजर आएगा। ये भी वो बात है, शायद कई बंदे नहीं मानने को तैयार, लेकिन कल से गॉसिप्स हो रही हैं आकर कौन होस्ट कर रहा है, कौन बुला रहा है। लेकिन राना शाम जवेद जो है उन्होंने कल मेरे प्रोग्राम में कहा कि कल ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं चैंबर कुछ फैसलाबाद के लिए ऐलान करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त होगी हनान अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखें सियालकोट चैंबर का हम हमेशा जिक्र करते हैं, उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, मोटरवे बनाई, अपनी कार्गो सर्विसेज बनाई, सियाल एयरवेज बना ली। हमारे फैसलाबाद चैंबर ने जो पाकिस्तान का चैंबर्स के लिहाज से तीसरा बड़ा चैंबर भी है, और इसके अलावा सबसे अहमियत की हामिल जो चीज है कि हम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर हैं। लेकिन हमारे शहर के जो बिजनेसमैन है अपने शहर के लिए क्यों नहीं कुछ करते? बहुत सारे सवाल थे। लेकिन यहां पे बिलाल मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो रोड रातों रात तैयार हुई, अगर इसे पहले ही कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है अवाम जो हजारों की तादाद में वहां से गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं
उनको दिक्कत पेश ना आती। एक इंसान की वजह से, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी तो एक इंसान ही है ना, एक इंसान के फैसलाबाद आने से रातों रात जो चीज तैयार होगी, अगर इंतजामिया और एमपी एमएनएस चाहें तो ये मामला इससे पहले भी पेश आ सकते थे। अब बजट कहां से आए? मैं तो खान साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा, ये ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ बना रही है खान साहब को। ये मैं खान साहब ने खुद ही कहा था, आपको पता है। तो खान साहब बड़े ही सच्चे इंसान है, वो कह देते हैं जो सच होता है। तो उन्होंने इसका बरमला इजहार तो चौधरी सरवर साहब ने भी एक शो के अंदर किया था। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी मेरी नहीं मानती, मैं गवर्नर हूं, मेरी नहीं मानती। आप यकीन करें कि आपको खुद आपके पीएम कहते हैं कि मेरे बहनोई के ऊपर एक केस हो जाता है और डीपीओ चेंज करवा के मुकदमा दर्ज करवाना पड़ता है। इससे बड़ी क्या बेबसी होगी? खान साहब अपने इंटरव्यू में खुद कह रहे हैं ये सब कुछ, और फिर वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मुझे मिसगाइड करती है। ये हम अच्छा, ये भी सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त कंट्रोवर्सी इख्तियार कर चुका है कि पीएम का कब्जा था और उसको छिड़वाने के लिए सब कुछ चेंज हो गया। लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज डूबी पड़ी हैं, उनके लिए पीएम क्यों नहीं एक्शन लेते, अपने बहनोई के लिए एक्शन ले रहे हैं। अब सवाल हनान, बिल्कुल हम खान साहब से बात है, मैं तो इत्तेफाक कर लूंगा, चले आप बड़े सच्चे हैं, लेकिन अब पॉइंट जो है ना वो ये है कि फैसलाबाद के मेंबरान असेंबली में से आज कौन बोलेगा? राजा रियाज असेंबली के अंदर भी बोलते आए हैं, उनके इस्तीफों की बातें भी सरगर्म रही हैं, लेकिन बात होगा राजा रियाज पहले भी 2-3 बार हक अदा कर चुके हैं, फिरदौस राय कर चुकी हैं, मलिक उमर फारूक कर चुके हैं, लतीफ नजर कर चुका है। अब बाकियों के ऊपर नजर है जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन बनकर बैठे हैं, फैजुल्ला कमोका साहब। ये पर्सनल सियासतें, ये कुछ लोगों के एमएनए होने से आगे कुछ भड़के करेंगे। शेख साहब बेबसी दिखाते हैं कि उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी। ये हमारा चैंबर कहता है इतना आपके पास सीजन पॉलिटिशियन है लेकिन आपने उसे कुछ नहीं दिया। आज जफर इकबाल सरवर की टेक्सटाइल पॉलिसी की बात जरूर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम देखें फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स को या फैसला पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो बहरान से निकालने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर जो एनर्जी सब्सिडी दी गई है, ये वही चीज थी जो जफर इकबाल सरवर ने डिस्कस की थी और कहा था हमारी पॉलिसी के अंदर ये सब कुछ ऐड है। बिल्कुल, तो इस पॉलिसी के ऊपर मिला है। मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद दोबारा इस पे हम जो है वो गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपसे सवाल पूछा करेंगे। 5 सवाल रोजाना की बुनियाद पर पूछे जाएंगे और 5 जवाबात देने वालों को, खुश नसीबों को हम जो फूड वॉचर्स हैं वो दिया जाएंगे। फूड वॉचर्स जो दिए जाएंगे वो बुलेवार्ड मॉल की तरफ से दिए जाएंगे, जिसके अंदर इनके अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें आप जाके चाहे सूप पीना चाहें, चाहे ढाबा पे जाके मुर्ग मखनी दाल खाना चाहें, या फिर इसके अलावा बॉलिंग एले में जाके खेलना चाहें और पंजाबी ढाबे पे जाके दीगर डिशेस जो है उनको एंजॉय करना चाहें, तो उसके लिए आपको जो है हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आज का सवाल हमारा जनाब है कि वजीर दाखिला पाकिस्तान का आखिर नाम क्या है? तो इस नाम के हवाले से आप टेक्स्ट करेंगे हमें, जो जिस नंबर पे टेक्स्ट करेंगे वो नंबर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। जितने ज्यादा टेक्स्ट करेगा जो उतने ही ज्यादा इनामात जीतने के उसके चांसेस जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो 0316 041 0006 ये नंबर है जिस पे आपको टेक्स्ट करना होगा। स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा है। तो जितने ज्यादा टेक्स्ट करेंगे और सही जवाब टेक्स्ट करेगा उसको ये फूड वाउचर होगा जो कि हमारी तरफ से दिया जाएगा। ये फूड वाउचर जो है बुलेवार्ड की तरफ से दिया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है। आप अगर चाहते हैं कि इनके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का विजिट करें, वहां पे हेयर कटिंग की शॉप्स भी है, हेयर कटिंग भी मुफ्त करवा सकते हैं आप, चाय ढाबे पे जाके खाना भी मुफ्त खा सकते हैं, तो उसके लिए ये वाउचर आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सवालों का जवाब देना होगा। तो जो भी सही सवाल का जवाब देगा और ज्यादा सवालात का जवाब देगा, रोजाना की बुनियाद पे 5 खुश नसीबों को ये वाउचर्स हैं दिए जाएंगे। तो जनाब, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। ये बताइएगा कि सरीना के अंदर कौन कौन से मुलाकातें उनकी तय हो चुकी हैं और क्या क्या फैसलाबाद के लिए आज अनाउंस किया जाएगा? बेसिकली शुक्रिया अदा करना है फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने और जितनी भी ब्रदरहुड तंजीमें हैं, इनकी सिस्टर तंजीमें कह लें या ब्रदर तंजीमें कह लें, उन्होंने शुक्रिया अदा करना है खान साहब का कि आपने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जो हमें सब्सिडाइज रेट्स दिए हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है जो कि सैयद ज़िया आलमदार ने और कल राव सिकंदर आजम साहब ने कहा कि ये पीएम साहब को हमने ये रियलाइज करवाना है कि 7.5 सेंट वापस किया जाए, 9 सेंट से 7.5। ये हर इंडस्ट्रियलिस्ट की फरमाइश है। ये फरमाइश है। वो कह रहे हैं कि आप सब्सिडाइज रेट जब दे रहे हैं ना दूसरी तरफ, और एक चीज जब आप ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी इनहांस करें
और फिर आपको उसके ऊपर 50% देगा, तो आप इसे 7.5 सेंट पे कर दें, हमें वैसे ही काफी हद तक जो रिलैक्सेशन है वो कॉम्पनसेशन है वो मिल जाएगी। फिर दूसरी तरफ, और हमने खान साहब कहना है 17% सेल टैक्स का जो एक अजाब नाजिल किया हुआ है, इसे रिलीज है, जब आपने पैसे लेके वापस ही करने रिफंड, तो आप वैसे ही छोड़ दें इस चीज को, ताकि सब खुल के, कहते हैं ना, मैदान में खुल के खेल सकें सारे, ताकि उनके ऊपर को हथकड़ियां जो कोई ऐसी चीज ना हो। तो सेम लाइक एज उनकी बहुत सारे मुतालबे हैं। वो कहते हैं जैसे फैसलाबाद का जो एक्सपो सेंटर है जो फेडमिक के अंदर, जिसके अंदर जगह भी इनको मिल चुकी है, लेकिन वो बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे कुछ और मंसूबे ऐसे जो हैं वो चीजें इन्वॉल्व हैं। कश्मीर अंडरपास के ऊपर भी कहा जा रहा है, लेकिन कश्मीर अंडरपास क्या दिखाएंगे खान साहब को कि ये शुरू किया हुआ नून लीग का प्रोजेक्ट है जो ताहाल अभी तक 2.25 साल में मुकम्मल नहीं हो सका। हनाल, मेरा फिर सवाल वहीं पे जाता है, मेरा फिर जवाब वहीं पे जाता है कि हमारे मेंबर ने असेंबली की अपनी नाकामी 2.25 साल की कबूल करते हैं। खान साहब आज ऐलान कर जाएंगे, हम खराज तहसीन पेश करेंगे, हम प्रोग्राम के अंदर उन्हें बिल्कुल इस चीज के ऊपर शाबाश देंगे। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उनकी काविश है। हमारे मेंबरान असेंबली जो वोट लेके गए हैं, इनमें से राजा रियाज के अलावा 3 सिटी के हैं, 3 जिले के हैं, 7 MNAs हैं। कौन इस वक्त असेंबली के अंदर फैसलाबाद के लिए बोला? यह बहुत बड़ा सवाल है कि इन्होंने 2.25 साल या 2.5 साल जितने भी कंसिडर करते हैं, इसके अंदर फैसलाबाद की नुमाइंदगी का हक अदा क्यों नहीं किया? क्यों ये नहीं कहा कि सर मैं इस्तीफा पेश कर देता हूं, मेरी फैसलाबाद की सड़कें टूटी हैं। आप यकीन करें, सदाबहार MNA ये बनने का जो ख्वाब होता है ना, इनका पूरा हो जाएगा। लोग इन्हें याद करेंगे, लोग इन्हें शाबाश देंगे। नीड्स पे क्यों नहीं तवज्जो दी जाती? रोड्स तामीर नहीं किए जाते, 8 बाजारों की पार्किंग के मामलात हैं, पार्किंग प्लाजा रुका है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के दावे किए जा रहे हैं। बेसिक नीड्स पूरी करें, बड़े प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जिससे आवाम को फायदा पहुंचना है, वो प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं किया जा रहा। पार्किंग का रोजाना की बुनियाद पर पूरे फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका पुराना वही है, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं सका। पार्किंग की वजह से तमाम ताजर जो है इस वक्त बिल बुला रहे हैं, उन ताजरों के मसाइल के हवाले से आगाह करें ना। एक जगह भी मुख्तस कर दी गई है, इसके बावजूद भी वो प्लाजा नहीं तैयार किया जा रहा। ये खान साहब आते थे ना, तो घंटा का चौक के अंदर ताजरों को मिलते थे। हम वो हुसन देखना चाहते जो शेख सलमान आरफ, उनके वाले साहब शेख आरिफ साहब के पास आते थे जब, तो वहां आके वो पहली बार अपनी दुकान पे कचहरी बाजार में लेके आए थे खान साहब को, जब फैसलाबाद आए थे। तो वहां आए, वहां बैठे, ताजरों के मसाइल नहीं सुनना चाहते, ना सुने, लेकिन ताजर आएंगे वो खुश हो जाएंगे हमारा, क्योंकि MNA तो आते नहीं है ना, मियां फरक हबीब साहब वहां जाते हैं, ना शेख साहब जाते हैं, ना फैजुल्ला, कोई भी, वो 8 बाजार भूल गए। उनको लगता है ये 8 बाजार फैसलाबाद की हिस्ट्री से निकाल दें तो शायद ये फैसलाबाद फिर बनता है, लेकिन वो इस चीज से गाफिल हैं कि 8 बाजार जो मेन है। अनन, आपने जो ताजरों की बात की, कल ताजर रहनुमा तमाम तंजीमों से हमने बात की, तो उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने कहा जी हाँ, आपने हमें दिया कुछ नहीं, लेकिन हमारी दुकानें जरूर गिराई हैं। आपने एक चीज की है, आपने नक्शे के, देखें, मैं कहता हूं वो दुकानें नाजायज थी या नहीं थी, ये एक अलग क्वेश्चन है। 40 साल उनसे महकमा औकाफ, महकमा मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड या TMA जो पैसे लेता रहा, जो रजिस्ट्रियां करता रहा। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास आइडेंटिटी क्या है? नेशनल ID कार्ड ना, मेरे पास भी वही है, लेकिन एक बंदे के पास जमीन का कोई टुकड़ा है तो उसके पास आइडेंटिटी क्या है? उसके पास उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो बंदे रजिस्ट्रियां दिखा रहे हैं अपनी। अगर आप लोग करप्शन का पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं तो लोगों को पकड़े जो 40 साल तक सरकारी उन अदारे के लोगों को पकड़ना चाहिए था, ना कि इनके साथ ये मामला पेश आते। लेकिन इसके लिए क्योंकि अहकामात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए थे, इंतजामिया को हम इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि इंतजामिया ने तो जो ऑर्डर्स मिलने हैं उनको फॉलो करना है। और इसके ऊपर ACCT अयूब बुखारी का यह कहना था कि उनको तलब जब किया गया था तो वहां पे जजेस साहबान जो मौजूद थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे, उनका यह कहना था कि अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखे ना, तो हर एक को अपनी नौकरी प्यारी होती है। अयूब बुखारी साहब तो बड़े अच्छे अफसर हैं कि वो वहां चले गए। उनको चीफ जस्टिस ने यहां तक भी कहा कि मेरा तो दिल करता है आप लोगों को हथकड़ियां लगवा लूं, लेकिन आप ये यकीन करें, कमिश्नर फैसलाबाद जो इशरत अली प्रमोट हो गए, आगे चले गए हैं, वो ACCT को भेज रहे हैं। खुद पेश होना भी गवारा नहीं किया। क्यों? उन्हें पता था मेरा ट्रांसफर हो रहा है, मैं बाजू, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनको आड़े हाथों लेना था। एक बंदा ACCT आया, कमिश्नर का इख्तियार था कि पेश होकर जवाब दे सर ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वो जो सबसे आप यकीन माने, हमें बॉस ऑर्डर दे, हमने तो जाना है, क्योंकि हमारा इख्तियार, हमने जाके वहां आंसर देना है। अब अयूब बुखारी को उन्होंने आगे लगा के ना सारी जो जितनी भी वहां, क्योंकि कुछ वकला दोस्त मेरे भी पेश हो रहे थे, वो बता रहे थे जो वहां फैसलाबाद के हवाले से फैसलाबाद इंतजामिया की इंसल्ट हो रही थी, लेकिन ये खुद करवा रहे थे। आप ये देखें कि मैंने तो एक चीज की, इसको हम वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिलाल, बताइएगा कि बहुत सारे MP MNAs के हवाले से बात की जा रही थी, कुछ वर्किंग पोजीशन में और कुछ वर्किंग पोजीशन में नहीं है इस वक्त, और बहुत सारे हैं जो पोजीशंस लेने के बाद अवाम के सामने से जरा
गायब हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन आज तमाम के तमाम वहां पे मौजूद होंगे क्योंकि आज तो पीएम साहब आ रहे हैं ना, सीएम साहब पीरो मुर्शिद आ रहे हैं ना हाँ, उनके? पीरो मुर्शिद आ रहे हैं। और पीरो मुर्शिद भी वो हैं जिनके हाथ पे इनके बैत है और वो उनके हाथ से कुछ मिलना है, वैसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अवाम ने तो इन्हें वोट दिए नहीं। जो इनके जेस्चर है और बॉडी लैंग्वेज है वो तो यही शो करती है। चलें, आज फैसलाबाद को मियां फरक हबीब दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन वो भी देखने को मिलेगा, उसके भी दीदार होगा कि फैसलाबाद। लेकिन वैसे फरक हबीब नो डाउट बाकी एमएनए से ज्यादा एक्टिव हैं। कोविड के दिनों में भी अगर कोई एमएनए नजर आया था तो वो फरक हबीब ही था। इस्लामाबाद में, यहाँ नहीं। ये लोगों का इतराज है, मैं तो कह रही, मैंने आपको पहले कह दी, मेरा तो भाई भी है, दोस्त भी है, लेकिन देखें इख्तिलाफ राय रखने का हमारा हक है और हम तो खूबसूरत अंदाज में इख्तिलाफ करते हैं कि आज फैसलाबाद को दीदार आम मिलेगा, फरक हबीब को भी, अगर वो आवाम को भी नजर आएंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे हमारे मेंबरान असम्बली है जिनका आज बाकायदा हम 41 वाले दीदार करवाएंगे, क्योंकि अंदर से कवरेज करेंगे अगर, तो डेफिनेटली उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि देखें जी आज ये फैसलाबाद में मौजूद थे, क्योंकि वोट वाले दिनों में थे लेकिन उसके बाद मौजूद नहीं थे। ईद पे आते हैं, शबरात पे आते हैं, वैसे नहीं आते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप, जैसे आपने बात की, बिलाशुबा हनान आपका भी राब्ता है, आपके पास शो में भी आते हैं। अब मैं चौधरी लतीफ नजर का, मैं इन्हें बता दूं कि क्यों जिक्र करते हैं। चौधरी लतीफ नजर साहब से जब बात करें तो वो एग्री होते हैं मलिक उमर फारूक बोलने के लिए, डिफेंड नहीं करते अपनी जमात को, बल्कि वो अपनी जमात का वो असली चेहरा दिखाते हैं, जो कि शायद, क्योंकि बेसिकली ये मीडिया को अपने मुखालिफ ना समझें, हम इख्तिलाफ तनकीद करते हैं चीजों की बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए। बेसिकली हम वॉच डॉग्स हैं सोसाइटी के, हम सोसाइटी की वो आंख है जो कि इनको अगर कहीं नजर नहीं आती, अगर ये हमें वो अपने हम सफर समझें जो कहीं से इनको मिस गाइड नहीं, बल्कि वो गाइड करते हैं जो इनको इंतजामिया, जय खान साहब खुद कहते हैं मुझे मिस गाइड करते हैं इंतजामिया, तो हम इन्हें वो चीजें सही गाइड करते हैं। अगर ये दूसरी ऐनक उतार के और असल वाली ऐनक लगा के देखें तो हम तो इन्हें बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे होते हैं। अगर ये उसके, और जो अफसरान हमारे साथ कॉपरेट करते हैं, आपको पता है, वो इस चीज को कॉपरेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग हमेशा से हमारी वो आंख है जो पर्दे के पीछे नहीं देखती हो, आप वो हमें दिखा देते हैं। जिसमें फिरदौस राय साहिबा भी, उन्होंने कल भी एडमिट किया, कल बहुत सारे मेंबरान असेंबली से बात की, तो पीएम साहब ने आना है, कोई कह रहा है जी मैं अभी रास्ते में हूं, कोई कह रहा है मैं इंतजाम देख रहा हूं, कोई जी मैं सुई गैस के दफ्तर में बैठा हूं, कोई कहीं बैठा है, और हम वहां जाके इंतजार भी करते रहे। किसी ने मौकफ नहीं देने चाहा, क्यों? उन्हें पता था इनके पास सवाल पड़े हैं जी, वो पैदे 33 अरब बताएं। अच्छा, ताजर भी डिस्प्यूट नजर आता है ताजरों के अंदर। अब वो डिस्प्यूट क्या है कि कल ये खबर चली थी, उसको देखते हुए मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि असलम भल्ली जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर हैं, वो एक तरफ जाके मिल रहे हैं मरियम नवाज को। अब वो मिल रहे हैं मरियम नवाज को, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मिलने आ रहे हैं, फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स पूरा उनका इस्तकबाल करने को तैयार है। ताजर स्मॉल ट्रेडर इंडस्ट्री के हों या फिर बड़े हों, दोनों में डिस्प्यूट नजर आता है, पीएमएलएन को लेते हुए और पीटीआई को लेते हुए। लेकिन हनान, मेरे ख्याल में मैं एक जुमला बोलूंगा, ये जो ताजर होते हैं ना, ये एक ताजर ने बोला था अपनी जुबान से, मुझे वो लफ्ज उसका बड़ा पसंद है, ये डरपोक होते हैं। और ये डरपोक होते हैं और ये किसी जमात से नहीं होते। मरियम नवाज से असलम भली मिले बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ही आप फैसलाबाद के जितना चीनी बहरान है, हुकूमत ने असलम भली से कवर करवाया है, ये ऑन बोर्ड है। अगर आप बात करें शाहरजाद सिक्का साहब की, तो कदावर ताजर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक नून लीग से रहा है, वो खुद टिकट के लिए अप्लाई कर चुके हैं नून लीग के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं जब उनको देखता हूं तो वो मतलब किसी सियासी जलसे में नजर नहीं आते, ना तो नून लीग की सपोर्ट कर रहे होते हैं ना पीटीआई की। जब जाए उनके पास यहाँ तो पीटीआई का कोई ना कोई मेयर का कैंडिडेट बैठा होता है या फिर नून लीग का कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, मतलब उनकी कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि बेसिकली मेरे ख्याल में ये दोनों ताजर तंजीमें देखें तो बिलाशुबा ये बहुत अच्छे तरीके से फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हैं। तीसरी तरफ हाँ जी मियां तनवीर साहब हैं, उसके अलावा जफर संधू साहब ये भी अच्छे हैं, लेकिन अमीन भट्ट सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन है। तीसरा ग्रुप है ना, वो आ जाता है ये जो अलाइड ग्रुप है, जिसमें से अलाइड ग्रुप के जो चेयरमैन है परवेज इकबाल कमोका साहब, वो तो एमएनए की नंबर प्लेट लगानी होती है, वो बेशक फैजुल्ला हो या मियां अब्दुल मनान हो, उन्होंने किसी एक के साथ खड़े होना होता है। वो भी दोस्त है, भाई है, लेकिन इख्तिलाफ राय जैसे कहना, हम वो इख्तिलाफ बड़ा खुल के करते हैं ताकि किसी को बुरा लगता है तो थोड़ा सा लग भी है, लेकिन डेफिनेटली वो चीज कहनी चाहिए जो लोग। संधू भी एमपीए के कैंडिडेट थे, बल्कि इस वक्त अल्टीमेटली उनको क्योंकि सीसी के मेंबर रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके ही अपने भतीजे हैं जो कि यूथ के जो, बट स्टिल उनको नहीं मिला, क्योंकि दूसरी तरफ देखें ना, वो एक इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन मैं हसन मसूद डिजर्व भी करते थे, क्योंकि सबसे अच्छी चीज जो उनकी लगती है कि वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए,
उन्होंने पहले चेयरमैन ही ली, चेयरमैन ही लेने के बाद एमपीए के इलेक्शन, मतलब उनको पता था, नो हाउ पता थी कि इलाके में एक आम आदमी की जरूरियत लेकिन क्या मेरे ख्याल में जैसे बहुत सारे हल्के पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मिल बैठ के जीत लिए, शकील शाहिद वाला जीत लिया, ऐसे जफर संधू को और डॉक्टर असर मसूद को बिठा लेते तो बहुत सारी चीजें शकील पॉसिबल। शाहिद की बात करें ना, नो डाउट जैसे भी हैं, लेकिन वो आज आवाम PM दोस्त एमपी हैं। आज पीएम को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, ये देखना पीएम होगा। को अपनी गाड़ी में बिठाए ना बिठाए, अवाम के लिए नहीं, अवाम ये दोस्त बात है, उनके सच्ची है। डेरे पे कोई भी चला जाए, ठीक है, उसको खुश सलूबी के साथ मिलते हैं, और उनके हल्के में जब विजिट भी करते हैं वो कहते हैं, ये जरूर कहते हैं कि नहीं यार साढ़े को आंदा है। असल बेसिकली बात बताया गया हनान, बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो भेजी उन्होंने कहा ये आपके एमपीए क्या कर रहे हैं, सीएम को कह रहे हैं मेरी गाड़ी में। मैं यार पंजाबी जी मैं सीधी जी गल कहूंगा, सादा या बंदा हुआ उन्हें गरीब ने कहता मेरी गड्डी बैठ जाओ। तो ये यहाँ वहाँ इंतजामिया ने कुछ ने कहा। अच्छा, अगर हम कहें ना कि किस एमपीए की ख्वाहिश होगी या किस एमएनए की ख्वाहिश होगी मेरी गाड़ी में ना बैठे, तो एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, सबकी ख्वाहिश थी। शेख खुरम साहब खुद गाड़ी चला रहे थे और अजमल चीमा साहब के भतीजे पीछे से कह रहे थे सर ये जो फ्लैक्स है ना लगी, ये हमारे वो मेयर कैंडिडेट हैं, और शेख खुरम साहब कह रहे थे सर लेटर नहीं देखें दे, एक वार स्टेडियम जैसे क्रिकेट खेली दी है। मतलब वो भी तो बता रहे थे, उनकी बातों से भी तो ये लग रहा था ना किस हद तक ये शकीर मिजाज हैं कि सीएम साहब बैठा और कितने खुश हैं, देखें सीएम आज मेरी गाड़ी में बैठ गया है, तो शायद ये गाड़ी को संभाल के बैठे किस्म का एहसास कमतरी नहीं है बिलाल? ये एहसास कमतरी है जब ना बजट मिलना, ना सुननी है, ना कुछ करना है, तो बस लोगों को वोट पक्का करने के लिए मेरे ताल्लुकात ऊपर तक बहुत अच्छे। ज़िया आलमदार साहब कल मुझे बात बहुत पसंद आई, वो इवन के प्रो पीटीआई या प्रो नून लीग नहीं है, लेकिन वो हमेशा से हुकूमत जो भी हुकूमती जमात होती है उसके प्रो नजर आते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बात कही, उन्होंने कहा हमारे फैसलाबाद की क्या इतनी औकात भी नहीं थी कि नून लीग 4 मिनिस्ट्रियां देती है और पीटीआई 1 मिनिस्ट्री भी नहीं देती, तो हम खान साहब से मुतालबा करते हैं कल 1 मिनिस्ट्री जरूर देके जाए, एटलीस्ट हमारी इज्जत ही रह जाए कि हमने पीटीआई को जिताया है। लेकिन उस मिनिस्ट्री का भी बिलाल तभी फायदा है जब अवाम को कोई फायदा पहुंच सके। यहां पे मिनिस्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ एक फर्दे वाहद के लिए होती हैं, अवाम के लिए नहीं होती। मिनिस्ट्री का फायदा तो तब है उस हल्के को संवारा जाए। ना आप देखें जहां के पास मिनिस्ट्री है, टोबे के पास मिनिस्ट्री है, फैसलाबाद समुद्री के पास मिनिस्ट्री है, फैसलाबाद में सबसे और डिस्कोड के पास जना वाले को जरा चले डिस्कोड के जाएं, पास उधर भी जना वाला मिनिस्ट्री 2 मिनिस्ट्री, एक तो मिनिस्ट्री है, एक चेयरमैन इस्तेकाक कमेटी, दोनों चीजें हैं। आपके डिस्कोड में मिनिस्ट्री है, आपके झुमरा में मिनिस्ट्री है, फैसलाबाद में नहीं है, तो अब इन्हें खुद बैठ के शर्म करनी होगी कि हमारे पास क्या नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी के तहत चला जा रहा है कि दूर दूर इलाकों से जो गंजान आबाद एरियाज नहीं है ना, या मतलब पीटीआई को खौफ है कि हमारी ये 4 सीटें वापस होनी है, या ये खौफ है, ये देखना पड़ेगा, ये पॉइंट रखना पड़ेगा, या इन 4 सीटों के ऊपर उन्हें खौफ है कि ये हम बाद में दोबारा, क्योंकि अगर जीतना हो ना तो डेफिनेटली एक माइंड सेट होता है कि यहाँ हमने काम करना है। और ये भी काम होता है ना कि किसी ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड बंदे को लाया जाए जो 5 साल ये समझ में लगा दे कि मिनिस्ट्री चलाते कैसे, देन उसको इख्तियारात का पता चले, और जब इख्तियारात का पता चले वक्त पूरा हो चुका है। आप देखें झुमरा में अजमल चीमा बजट लगवा रहे हैं, डिचकोट में टीएचक्यू हॉस्पिटल मंजूर हो गया, तहसील के लिए काम हो रहा है, मेन रोड मंजूर होगी समुद्री वाली डिचकोट तक, ये वो काम करें जो अली अख्तर लोगों ने वहां अपने लिए काम करवा लिए। फैसलाबाद का कोई एमएनए काम भी नहीं करवा पा रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में चीजें मजीद बेहतर होंगी। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आ रहे हैं फैसलाबाद के लिए कोई अच्छी खुशखबरी जो है वो सुना के जाए, हम यही उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे एमपी एमएनए साहिबान भी इस चीज को आगे लेके चलेंगे और आवाम के मसाइल जो है वो उसे हल करेंगे। तो बहुत शुक्रिया बिलाल आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। भाव देखेंगे हम, क्योंकि सब्जियों के रेट जो है वो काफी आसमानों से बातें करने लग गए हैं। 5-5 सेंचुरियां जो है वो कई सब्जियों ने पूरी कर ली हैं। आखिरकार आज शहर फैसलाबाद में सब्जियों के रेट क्या होंगे, देखते हैं आज के भाव। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिदा, बताइएगा कि आज शहर फैसलाबाद के अंदर सब्जियों के निर्ख क्या रहेंगे, मसालाजात के निर्ख क्या रहेंगे, और इसके साथ साथ फ्रूट की कीमतें भी जमीन पे हैं या वो भी आसमान पे पहुंच चुकी हैं? जी हनान, फैसलाबाद में अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियों और सब्जी मसालाजात इनके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अलबत्ता सब्जियों के रेट कुछ कम होना शुरू हो गए, क्योंकि मकामी सब्जियाँ आने से इनके रेट में कमी वाक़ई हुई है, जो कि शहरी खरीद सकते हैं, जबकि सब्जी मसालाजात उनके रेट जो है वो अपनी जगह पर जो है वो जो कि तो ही बरकरार है। अदरक जो कि बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है और अपने इससे नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, जबकि लहसुन जो है वो भी 250 से 300 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। इसके साथ साथ शिमला मिर्च जो भी अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर दी है,
सब्ज मिर्च की बात करते हैं तो वो भी 150 से 200 रुपए के दरमियान जो है वो फरोख्त की जा रही है दुकानदारों की जानिब से। इसके साथ साथ आलू जो है वो भी 105 रुपए फी किलो में सरकारी नेफनामे पर रेट है, जबकि दुकानदारों की जानिब से इससे ज़्यादा महंगी रेट पर फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर सब्ज़ मसालाजात है जिनमें सब्ज़ धनिया वो भी महंगे रेट पर फरोख्त हो रहा है, जबकि लेमन की कीमत कम होना शुरू हो गई है। दीगर सब्जियां जिनमें कद्दू है, भिंडी तोरी है, इसके साथ साथ बैंगन है, उनके रेट मुनासिब रेट में, क्योंकि पाकिस्तान में जो पैदा होती हैं या उगाई जाती हैं सब्जियां और मुकामी सब्जियां आने से जो है इनके रेट में कुछ कमी है, जिससे शहरी जो है वो बआसानी ने इन सब्जियों को खरीद सकते हैं। अलबत्ता सब्ज़ मसालाजात खरीदते हुए उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब्ज़ मसालाजात के जो रेट हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम चिकन की बात करते हैं तो उनका रेट जो है 330 रुपये फी किलो है, जो कि पिछले 2 दिन से इसी रेट पर जो है वो फरोख्त किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से, जबकि जिंदा मुर्गी 200 रुपये फी किलो में बिक रही है। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया, अलबत्ता सब्जियां तो कम रेट पर फरोख्त होना शुरू हो गई हैं, लेकिन सब्ज़ मसालाजात के रेट भी कम किया जाए ताकि आम शहरी खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप सब्जियों के और मसालाजात के रेट्स जो है वो बता रही थी। तो जनाब हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। किचन में जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे शेफ जहांगीर है, उनको चोट लगी है तो उनके लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी अता करे। लेकिन आज हमें एक नए शेफ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो चलते हैं किचन में। हमारे शेफ आज हमारे साथ मौजूद होंगी। आज की शेफ है जनाब हमारी किंजा। तो किंजा, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, और बताइएगा कि आज क्या तैयार करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हम गुड। मुझे ये बताइएगा आज रेसिपी क्या तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं उसका पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ हमारे बुलेवर्ड मॉल को, जिसमें हमारी 3 ब्रांचेस जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो खाने के हिसाब से है। सबसे पहले तो होम बेकरी है, जिसमें फ्रेशली बेक्ड आइटम्स हैं सारे, जो आप अगर आप विजिट करेंगे हमारा होम बेकरी, वहाँ पे आपको फ्रेश बेक्ड आइटम मिलेंगे। डोनट हो, ब्रेड्स हो, क्रोसेंट्स हो, सब मिलेगा आपको वहाँ पे। और इसके अलावा होम बेकरी में हमारा फास्ट फूड भी डिलीवर किया जा रहा है, जो आपको डिलीवर और पिकअप दोनों है। दूसरा हमारा जो है वो चाइना किचन है, जिसमें आपको ऑल वैरायटीज ऑफ चाइनीज मिलेगी। और आप थर्ड हमारा जो है वो है चाय नाश्ता, जो कि हमारे जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है और ओपन है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि जबरदस्त सी चीजें खाएं, वहां पे जाके ट्राई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आज की रेसिपी बिना किसी देर के हम बताएं, क्योंकि बड़ी यमी रेसिपी लग रही है। और जैसे क्यूब कटिंग की है ना चिकन की, मुझे लगता है आज कुछ मुनफरिद किंजा बनने जा रहा है। तो क्या तैयार कर रहे हैं आज हम? सर मैं आज चाय नाश्ते की रेसिपी जो है वो ट्राई करने जा रही हूँ, मलाई बोटी। लेकिन सबसे पहले आपने विजिट जरूर करना है हमारे बुलेवर्ड मॉल, और नीचे हमारे चाय नाश्ते की ये वाली रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैरिनेशन से। तो अब हम पहले मैरिनेशन करेंगे। मतलब पहले आपने जो चिकन क्यूब्स तैयार किए इन्हें मैरिनेट किया जाएगा, लेकिन मैरिनेशन से पहले मैं चाहता हूं एक बार आप कंप्लीट रेसिपी जरूर बता दें, ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि आज हम तैयार क्या कर रहे हैं, उसकी रेसिपी क्या होगी। देन स्टेप बाय स्टेप हम उनको समझाएंगे। अच्छा, हम लोग जो चिकन बना रहे वो मलाई बोटी बना रहे हैं, वो चिकन में बना रहे हैं। आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो है वो चिकन में बनाएंगे। तो मैंने 250 ग्राम्स जो है वो चिकन लिया है क्यूब्स में। अच्छा, क्यूब्स का साइज क्या होना चाहिए? ये बहुत बिल्कुल नॉर्मल साइज, जैसे आप लोग नॉर्मल बारबेक्यू खाते हैं, आपको तो इतना पता ही होगा कि कितना साइज होना चाहिए। बिल्कुल ब्रेस्ट के पीसेस लेने होंगे आपको? जी सर, इसके लिए ब्रेस्ट के पीसेस होंगे, क्योंकि क्यूब्स में अच्छा निकलता है। लेकिन उसमें से वो स्लाइस नहीं निकलेगा, ब्रेस्ट पीस से बहुत बेस्ट स्लाइस निकलेगा, इसका अच्छा क्यूब निकलेगा। और समटाइम कुछ पीपल्स होते हैं ना जिनको ड्रम स्टिक पसंद होती है, तो ड्रम स्टिक मुकम्मल पूरी की पूरी मैरिनेट करके भी हम पका सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं, उसको बारबेक्यू कर सकते हैं स्क्वेयर्स में डाल के। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी हम आपको बता दें कि 250 ग्राम चिकन जो है उसकी रेसिपी है। तो अब इसकी 1 बाय 1 इंग्रेडिएंट्स बताएं। अच्छा, इसमें मैं यूज कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जो है वो ग्रीन चिली पेस्ट है। ग्रीन चिली पेस्ट आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर का आपने लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन घर का फ्रेश हो तो बहुत बेटर है। साथ में हम लोग लेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप अलग भी ले सकते हैं जिंजर गार्लिक, लेकिन मेरे पास पेस्ट है तो मैं पेस्ट इस्तेमाल करूंगी। साथ में मेरे पास 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम जो है वो योगर्ट है। लेमन जूस में डालूंगी 1/2 टीस्पून, और क्रीम डालूंगी मैं इसमें, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि मलाई बोटी है तो इसमें मलाई लाने के लिए तो क्रीम तो डालना जरूरी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो वो दूध की मलाई जो आती है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये भी मैं 1/2 से भी थोड़ा सा कम डालूंगी कप में। मैं ब्लैक पेपर डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून, व्हाइट पेपर डालूंगी 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट एज टेस्ट
जो आपका यानी कि जितना आपको ज्यादा चाहिए ज्यादा डालें, वैसे ज्यादा तो लेकिन normal। इतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना कि जी। बीपी अपना हाई कर ले। लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसे ना किसी ऑयल पे जो है वो कुक किया जाएगा। ऑयल इस्तेमाल करेंगे या घी इस्तेमाल मैं करेंगे? सर इस्तेमाल करूंगी ऑयल। गोल्डन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं जनाब कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के आइन मुताबिक तैयार किया गया है कुदरती अज्जा के साथ। अगर आप अपने खानों की लज्जत को दोबारा करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाते ही सबसे पहले अगर किसी घी या ऑयल की फरमाइश करेंगे तो वो गोल्डन कुकिंग ऑयल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मौजूद है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और विटामिन ए आपके विजन को, यानी जिन शराबी आंखों से मैं आपको देख रहा हूं ना, इनको जरा क्लियर कर देती है। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपकी खानों की लज्जत हो दोबारा तो उसके लिए आपको बाजार से लाना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल, ताकि सर्द मौसम में मजेदार खानों से मौसम का मजा जो है वो दोबारा हो जाए और रंगीन मौसम जो है उसके अंदर, सर्द मौसम के अंदर मजे मजे के खाने हो ना तो मूड ऑटोमेटिकली खुशगवार हो जाता है। हमारा मूड भी आज बड़ा जबरदस्त होगा क्योंकि आज खास तौर पे मलाई बोटी किंजा की तरफ से तैयार की जा रही है। तो मैं चाहता हूं किंजा इसे मैरिनेशन स्टार्ट की जाए ताकि ऑडियंस को पता चले कि इसको मैरिनेट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ग्लव्स यूज करेंगे। लेकिन डोंट वरी गाइस, हम यहाँ पे मुकम्मल एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करते हैं। इवन हमारे हाथ और पूरी बॉडी वॉक थ्रू गेट से सैनिटाइज होती है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे विदाउट मास्क और विदाउट हैंड ग्लव्स मौजूद होते हैं। लेकिन स्टिल किंजा क्योंकि सफाई का काफी ख्याल रखती हैं तो हाइजेनिक फूड के ऊपर काफी बिलीव रखते हैं। तो मेरा ख्याल है अब हम मैरिनेशन जो है वो स्टार्ट करें। इस चिकन को हम बाउल के अंदर पोर कर देंगे। हम ये 250 ग्राम चिकन हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसमें अब हम लोग डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट इसमें डाली जाएगी जनाब। ये तकरीबन मैंने जैसे आपको बताया 1.5 टेबल स्पून है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ½ टीस्पून। ठीक है, मेरे पास व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर डालेंगे ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर डालेंगे ½ टीस्पून। अच्छा, आज चिकन पाउडर नहीं यूज होगा? नहीं सर, शेफ जहांगीर तो बड़ा करते हैं इसमें अच्छा इसको जो है मलाई बोटी थोड़ी जरा सॉफ्ट होती है, तो अगर आप चाहते हैं इसमें कचरी पाउडर आता है और एक पपीता आता है। अगर वैसे चिकन तो इसकी टाइमिंग जो है वो कम होती है, वो जल्दी हो जाता है। अगर आप बीफ यूज करें तो आप इसमें जो है वो पपीता जो करें ताकि थोड़ा जूसी और नरम सा टेक्सचर आए। जी, अब इसमें मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं क्रीम ऐड करूंगी। ठीक है जनाब, क्रीम भी ऐड कर दी गई और अब इसके साथ भिंगा मुश्ती की जाएगी, अच्छे से इसे मिक्स किया जाएगा। अच्छा, लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैरिनेशन तो कर दी जाती है, इसे अब मिक्स कर दिया जाएगा मेरा ख्याल है। कालमन मिक्स करें आप, मैं साथ साथ आपसे सवाल करता जाऊंगा। तो मिक्स करने के बाद मैरिनेट कितनी देर के लिए इसे करना है, ये बहुत अहम क्वेश्चन होता है क्योंकि बाजुकात ये होता है कि लोग मैरिनेशन को टाइम या बहुत कम देते हैं या बहुत ज्यादा देते हैं, तो उससे टेस्ट पे कितना असर पड़ता है? अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करके रख दें, और अगर आप जल्दी चाहिए तो तकरीबन 1 से 2 घंटे तो मैरिनेशन इसकी जरूरी है। ठीक है जनाब, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि बाजुकात लोग होते हैं जो कोयलों पे बनाते हैं, कोयलों पे तो बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे आज हम तवे पे बनाएंगे इससे भी टेस्ट में कोई फर्क पड़ता है? ज्यादा तो नहीं मेरा ख्याल पड़ता? नहीं सर, अगर आप लोग के पास अगर वो कोयले पे नहीं, जैसे बारबेक्यू करते हैं लोग वैसे नहीं कर रहे, तो आप स्क्यूअर्स पे लगा के उसको आप पैन पे फ्राई करके आप, हम लोग कोयले का धुआं जिसे कहते हैं वो देंगे तो आप स्मोक दे देंगे तो वो सेम वेदर टेस्ट। अच्छा किंजा, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ी जब भी आती है हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि इसको बनाएं, बारबेक्यू घरों पे खुद एहतमाम करें, लेकिन एक बड़ी मिस्टेक जो मुझसे होती है, बाकियों का तो नहीं पता, कि जो तिक्का होता है ना वो नरम नहीं रहता, जूसी नहीं रहता और चीड़ा सा हो जाता है, सख्त सा हो जाता है। इसके लिए क्या रेसिपी होनी चाहिए? मतलब बाजार से लें तो शेफ जो तैयार करते हैं, जैसे आज आप तैयार कर रहे हैं, ये बड़ा नरम और जूसी होता है, इसको नरम और जूसी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करें? सबसे पहले तो जो आप चीज ले रहे हैं, आप टिक्का जैसे पूरा उसका आता है, उसमें आप पहले तो कट्स लगाएं। वो अगर आप नहीं लगाएंगे तो अंदर तक आपके जो मसाले हैं वो ऑब्जर्व नहीं करेगा वो। और सबसे बड़ी जो चीज है वो मैरिनेशन है, जितना मैरिनेशन करेंगे अंदर तक एब्जॉर्ब करेगा और अंदर से भी जूसी होगा और बाहर से भी अच्छा इसका जो है वो टेक्सचर आएगा।
जी बिल्कुल ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसे तैयार करें। जनाब, स्टाइलों के हवाले से यहां पे गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि स्टाइलों की जान से रोजाना की बुनियाद पे हम जो है उनकी कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं। आज क्या नया दिखाया जाएगा स्टाइलों की जान से? हमारे साथ हमारी एक शहरी भी मौजूद है, मॉडल भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि दिखाएं कि स्टाइलों की कौन सी कलेक्शन है जो कि आज उन्होंने पहन रखी है, और आप देख सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि स्टाइलों की हमेशा से ये कोशिश रही है कि बेहतरीन चीजें अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करें, और यही वजह है कि शादियों का जब भी सीजन आता है जहां पे हील्स, बैग्स, ज्वेलरी के समेत दीगर आइटम्स में स्टाइलों आगे होता है। खास तौर पे पंजाबी खुस्सा और इसके साथ साथ कोल्हापुरा स्टाइल के खुस्से और दीगर आइटम्स भी स्टाइलों की जानिब से खास तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। और ये आइटम्स ना सिर्फ और सिर्फ पूरी शादी, बल्कि आप कह सकते हैं कि मेहंदी और ढोलक के लिए बेहतरीन जो है वो इंतजामात करती है। और अगर आप चाहते हैं कि ढोलक पे जाएं या फिर मेहंदी पे जाएं, उसके लिए बेहतरीन आपने जहां पे सूट पहने होते हैं, उसी के साथ साथ बेहतरीन खुस्सा अगर आप पहन लें, जैसा कि आपने अभी पहना भी है, पीला खुस्सा ये पहना है, और पीला खुस्सा मेहंदी की पहचान होता है, जहां पे पीला ड्रेस पहचान होता है ना, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि लोग इस कल्चर को बड़ा पसंद करते हैं और अपने कल्चर से हट के चीजें जो है वो नहीं पहनते। सर, सकाफत हमारी ऐसी खूबसूरत है कि हमारे जो बेसिक रंग है, सूरज, चांद और तारों के, वो हम हर अपनी चीज में दिखाते हैं। पीला जोड़ा और हरी चूड़ियां जो हैं वो हर इवेंट पे। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे देख रहा बारात हूँ है, कि जहाँ पे पीले जूतों के साथ साथ पीला क्लच भी मौजूद है। ये अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग मैचिंग के साथ करें, मैचिंग ड्रेसिंग होने के साथ साथ शूज और क्लचेस भी यहाँ पे मैचिंग में मौजूद है। और स्टाइलों की इतनी वसी रेंज है, यानी रोजाना की बुनियाद पे हम दिखा रहे हैं, और रोजाना नई से नई चीजें ही देखने को मिलती हैं, चाहे वो बच्चों की हो, बड़ों की हो, शादी की कलेक्शन की हो, मेहंदी की कलेक्शन की हो, या फिर ढोलक की कलेक्शन की हो। जैसा कि सपोज एक पर्सन है, वो मेहंदी पे भी नहीं ढोलक पे जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल शलवार और कुर्ते का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए इस किस्म के शूज, हो सकता है मेरी पसंद थोड़ी नाकस हो, लेकिन लड़कियों पे ये खूब जचेगी, जिसके पांव अच्छे हैं ना उस पे ये खूब जचेगी और बहुत सूट करेगी, क्योंकि जिस तरह से इसके ऊपर नगों का काम किया गया है और जिस तरह से इसको टच दिया गया है, सिल्वर टच जो है, गोल्डन टच, थोड़ा लाइट गोल्डन कलर जो है वो ऐसा कलर होता है, इसे सदाबहार कलर कहा जाता है। रंग ही ऐसा है, क्योंकि हम एशियन हैं, हम एशियाई हैं, तो सुनहरी रंग हमारी जो पहचान है। और ढोलक भी जनाब यहाँ पे मौजूद है। अगर आप ढोलक पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप बेहतरीन ड्रेसिंग जो है वो आप करें, और उसके साथ साथ बेहतरीन शूज जो है। अच्छा, शादी के हवाले से यहाँ पे मैं जरूर गुफ्तगू करना चाहूंगा। जब भी कहीं पे हमारे कल्चर में शादी की बात आती है, खवातीन की ये अव्वलीन तरजीह होती है कि वो बेहतरीन बन सवर के शादियों पे जाए, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है, हर एक की कोशिश होती है कि निगाहों का मरकज वही हो, लेकिन निगाहों का मरकज बनने के लिए आपको ड्रेसिंग भी वैसी करनी चाहिए, और वैसी ही ड्रेसिंग अगर आपकी होगी। सर, अगर कोई रंग होता तो वो रंग शायद मेहंदी वाले दिन दिखते। बिल्कुल बिल्कुल जज्बात के अगर कोई रंग होते तो वो रंग यही सुनहरी, हरा, पीला, ये जज्बात के रंग। अच्छा, आजकल नाज़रीन थोड़ा ट्रेंड भी चेंज होता चला जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पीला रंग ही मेहंदी पे पहनेंगे, तो आजकल थोड़ा टच चल रहा है जिसके अंदर गोल्डन भी आ जाता है। आप सब्ज कलर की मैक्सी, ऑरेंज कलर की मैक्सी जो है, ब्लैक भी पहन रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजों के चल रहे हैं। और इस ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिंक शूज भी यहाँ पे मौजूद है। हमारा कश्मीरी सकाफत बड़ी पॉपुलर है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
इनकी तरफ से एम्ब्रॉयडर्ड शूज जो हैं उसकी कलेक्शन भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड शूज के साथ आप अपने दिन को खूबसूरत बनाएं तो उसके लिए भी आपको इंतखाब करना होगा स्टाइलो का। और कोविड के दिन क्योंकि चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनकी शॉप पे नहीं जाना चाहते, इनके स्टोर्स पे नहीं जाना चाहते, तो आप ऑनलाइन स्टोर से इनकी परचेजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने आप को खूबसूरत बनाना है तो जनाब जाएं स्टाइलो पे और वहां पे जाके परचेजिंग करें और वेडिंग पे मरकज़े निगाह बन जाएं सबकी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूब जनाब, क्या बात है, क्या बात है जनाब। आज हमारे साथ जेनेटिक रॉक बैंड मौजूद है और हमारे साथ शिरोज और अफरोज मौजूद हैं। तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। बड़ी जबरदस्त मेलोडी के साथ आपने स्टार्ट दिया और ऊपर से मजे मजे के खाने बन रहे हैं और आज म्यूजिक खूब माहौल गरमाने वाला है हमारे स्टूडियो का। पहले तो जनाब बताइएगा कैसे हैं आप दोनों, ठीक है, फिट फाट है? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितनी देर से आप लोग इस काम के अंदर हैं और कब से बैंड में परफॉर्म कर रहे हैं? पहले मैं शिरोज की तरफ जाना चाहूंगा। शिरोज और अफरोज दोनों भाई भी हैं और शिरोज क्योंकि बड़े हैं तो पहले मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। शिरोज बताइएगा कितनी देर से आप म्यूजिक के साथ वाबस्ता हैं? सर ऑलमोस्ट 7 साल हमें म्यूजिक करते हुए हो गए हैं और वैसे तो बचपन से ही हम इसके साथ एक बॉन्ड हमारा था और 7 साल से हमने स्टार्ट किया है, गिटारें पकड़ी, सीखा, तो इसमें कुछ हमने कैच भी किया अपने उस्तादों से। हमारे मामू हमारे सबसे बड़े उस्ताद थे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। आमीन। और उसके अलावा मुख्तलिफ जो अच्छे आर्टिस्ट हैं हम सबको सुनते हैं और सबसे अच्छा, आपने अलहमरा में भी परफॉर्म किया, आर्ट्स काउंसिल में भी किया और दीगर प्लेटफॉर्म्स आपने यूज किए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पे? लोगों ने काफी सराहा होगा। सर बिल्कुल, ऑडियंस तो हमेशा, मैं पूरे पाकिस्तान के ऑडियंस को गिनता हूँ बजाय इसके फैसलाबाद लाहौर की ऑडियंस को अलहदा कंसीडर करने के। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी परफॉर्म किया सबसे ही बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत हमें मिली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अफरोज भी हमारे साथ मौजूद है जनाब। मैं देख रहा था गिटार पे हाथ इनके पानी की तरह चल रहे थे और उंगलियां तो बहती चली जा रही थी, सुरों को निकाल रही थी। अफरोज मुझे बताइएगा, गिटारिस्ट जो होता है लड़कियां तो खूब मरती हैं कॉलेज के अंदर उस पे और यूनिवर्सिटी में, आप पे भी ये मामला हुआ होगा मेरा ख्याल है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जब मैंने शुरू किया था तो यही सोच के शुरू किया था कि शायद कोई मेरे साथ मुझे भी कोई पसंद करे, या लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, यानी आपकी सोच यही थी कि यार लोग पसंद करें मुझे, लेकिन जब म्यूजिक में अंदर घुस जाता है ना तब बंदा अपने सरूर के लिए बजाता है, वो नहीं देखता कि उसे कौन पसंद करेगा कौन नहीं। तो मेरा ख्याल है वो स्टेज आ चुकी है आप। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, और कोई खास पसंद भी नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने साल लगे या कितनी देर लगी आपको गिटार सीखने के लिए? सर एक्चुअली डिपेंड करता है लगन के ऊपर। अब मेरा ऐसे था कि वो पूरा दिन गिटार ही करते रहते थे क्योंकि फ्री थे, गर्मियों की छुट्टियां थी और गिटार ही करते रहते थे हर वक्त। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी आ गया गिटार, यानी कि समझ लें कि 1-1.5 महीना मुझे लगा बेसिक्स सीखने के बाद। आप जो स्मोक की बात कर रहे थे, स्मोक किस तरह से देंगे हम? मतलब कोयला साथ रख के ऊपर उसे ढांप देंगे किसी बाउल के साथ? सर अभी तो नहीं देंगे हम स्मोक में। नहीं, आई मीन टू से कि जस्ट थोड़ा ऑडियंस को पता चल जाए कि किस तरह से ये कर सकते हैं, अगर कोई स्मोक की उसकी टेस्ट लेना चाह रहा है ना। ठीक है, आपने पहले फॉइल पेपर लेना है। फॉइल पेपर में जो आपकी जो स्क्वेयर्स में जो आपकी मलाई बोटी है उसमें रख के आपने नॉर्मली औरतें क्या करती हैं कि प्याज का छिलका लेती हैं, वो आपने रखना है। कोयला गर्म करना है, उसके ऊपर रखना है जो आपकी जो ग्रिल्ड जो मलाई बोटी होगी वो रख के फिर आपने उसमें ऑयल डाल के उसको ढक देना है। अच्छा, ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि धुआं थोड़ा ज्यादा बने, है ना? स्मोकी धुआं और उसका फ्लेवर जो है वो जो आपकी जो भी रेसिपी है उसमें जो है एनहांस हो जाए, तो वो इसके लिए बहुत अच्छा है। उसको ढक देना तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, तो आपका वही फ्लेवर आएगा जैसे आपने कोयले पे बनाया। किंजा, आपका म्यूजिक के साथ कितना लगाव है? क्योंकि ये कहा जाता है खाने का और मौसीकी का रूह के साथ बड़ा ताल्लुक होता है, इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करता है ना इन दोनों चीजों से। तो आपको म्यूजिक पसंद है? बहुत पसंद है मुझे म्यूजिक। सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? सबसे ज्यादा आतिफ असलम मेरा फेवरेट, और राहत फतेह अली खान मोस्ट फेवरेट है ना वो। तो फिर जहां पे सुरों की बात आ जाती है, उस्ताद राहत का जनाब नाम ना आए ये तो ज्यादती होती है। आतिफ असलम का आपने कहा तो गालबन हम कोशिश करते हैं आतिफ असलम का कोई सॉन्ग अगर आप हमें सुना दें तो मेरा ख्याल है वेल एंड गुड होगा। तो जनाब शुरू करें,
किंजा, आपकी भरपूर फरमाइश पे हम आतिफ असलम भी सुनने लगे। जनाब, आज हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त खाने भी बन रहे हैं और उसके साथ साथ म्यूजिक का तड़का भी है, तो आज हमारे स्टूडियो का माहौल जो है वो खूब गर्माया है। तो आतिफ असलम जनाब सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं शरोज और अफरोज स्टार्ट करें और आतिफ असलम का कोई सॉन्ग हमें सुनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी काफी हद तक तैयार हो चुकी है, तो किंजा हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारी शेफ। किंजा, बताइएगा कितनी देर और है? बस सर इसको 2 से 3 मिनट और है, थोड़ा और कलर आ जाए और अंदर तक जूसी हो जाए तो फिर हम इसको प्लेटर पे जो है वो सेट करेंगे। बिल्कुल जी, सेट करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन की जाएगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंतहाई अहम होती है किसी भी खाने की लज्जत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक आप जहनी तौर पे तैयार नहीं ना होते उसकी प्रेजेंटेशन को देख के, तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो जनाब, हमने आज का जो सवाल रखा था और बुलेवार्ड की जानिब से उसके लिए आपको जो वाउचर्स दिए जाने थे उसके हवाले से आपको बताते चलूं कि 5 विनर्स हमें जिन्होंने टेक्स्ट किया, वजीर दाखिला पाकिस्तान का नाम बताया, उन विनर्स के नाम मैं आपको अनाउंस करता चलूं। हमारे साथ जी उसामा रफीक गुलाम अहमदाबाद से मौजूद थे। जनाब, आप विनर हैं और आपको फूड वाउचर मिलेगा बुलेवार्ड की जानिब से। मोहम्मद शफीक इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद थे और फराज शाह वाबदा सिटी से फैसलाबाद से आप भी विनर है जनाब फूड वाउचर के लिए। अहमद बिलाल फैसलाबाद से आप भी विनर है जनाब फूड वाउचर के लिए। और 5वें और आखिरी हमारे जो विनर हैं वो है उमर जावेद फैसलाबाद से। तो आप 5 अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। आपको अब बुलेवार्ड की तरफ से जो फूड वाउचर दिया जाएगा, आप मजे मजे के खाने जाके चाय नाश्ता पे और उसके साथ साथ देसी ढाबा की पंजाबी मखनी ढाबा दाल, हमारा। पंजाबी ढाबा, जी। और उसके साथ साथ आप चाय नाश्ता से चाय शाय भी पी सकते हैं बिल्कुल और पी एंजॉय सकते कर हैं। सकते हैं आप। तो और होम बेकरी से आप अपने लिए जो है फ्रेश बेक्ड आइटम भी ले सकते हैं। फ्रेश बेक्ड आइटम भी ले सकते हैं और उन बेक्ड आइटम से आप जबरदस्त सा नाश्ता भी कर सकते हैं। हमारी रेसिपी काफी हद तक तैयार हो चुकी है और इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है किंजा, और यूं महसूस हो रहा है कि काफी हद तक रेडी हो चुके हैं। जी सर, बस इसको मैं निकालने लगी हूँ, इसको मैं प्लेटिंग करूंगी। बिल्कुल। अच्छा, तवे के ऊपर जब मौजूद होगा ना, इस चीज का हमने खास तौर पे ख्याल रखना होता है कि जले ना। जी। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं रखने के बाद उधर से निकल गए हैं किचन में, उधर निकल गए हैं, मतलब ध्यान कहीं और लग जाता है और बाद में जब आते हैं तो देख लें कि आपका जो जल चुका होता है और जलने के साथ आपका दिल भी जल जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत की हो ना। जैसे मैं और किंजा किचन के अंदर मेहनत कर रहे थे, मैरिनेशन कर रहे थे और चीजें जो है वो तैयार कर रहे थे, ध्यान में अगर कहीं और चला जाए और चीजें जल जाए तो फिर दिल भी जल जाता है ना इंसान का कि इतनी मेहनत की। अच्छा शरोज, आप बताइएगा, जो गाना गाने वाले होते हैं, गुनगुनाने वाले होते हैं, उनका बड़ा ताल्लुक होता है खाने के साथ। ये सर 100/100 आपने बिल्कुल ठीक बात की है, 100%। हम दोनों भाई जो है ना अभी बैठे हैं, ये देख रहे हैं हम। नहीं, बिल्कुल आपको टेस्ट भी करवाएंगे हम। हाँ, हमारे जो मेहमान होते हैं हम उनकी खातिर तवाज़ा पूरी करते हैं, तो हम आपको टेस्ट भी मुकम्मल तौर पे करवाएंगे। तो किंजा ने जो अभी प्रेजेंटेशन कर रही है, मैं इस हवाले से भी लाजमी जानना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं किंजा, वो भी बताएं, और इसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, कटिंग कैसी थी, ये तमाम चीजें जरा बता दीजिएगा। सर, इसमें मैं जो है वो कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा जरूरी होता है। जो आप प्लेट रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले गेस्ट जो है वो पहले आंखों से खाता है, फिर बाद में खाता है, वो उसको टेस्ट करता है, तो उस हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है। मैंने इसमें जो है वो आइसबर्ग लिया है, आइसबर्ग नहीं तो आप सैलेड लीफ होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ग्रीन होता है, आप वो ले सकते हैं। साथ में मैंने टमाटोज ऐड किए हैं और उसके मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हैं और क्यूकम्बर मैंने ऐड किया है। अब मैंने स्टिक्स बनाई है, अब मैं उसको प्लेटर पे जो सेट करूंगी। बिल्कुल जी, आप सेट करें, इनको प्रेजेंट करने के लायक बनाएं। उतनी देर में अपनी जगह पे चलता हूं और जैसे ये तैयार हो जाए हम आवाम के सामने भी इनको प्रेजेंट करेंगे। और उतनी देर हमारे साथ, क्योंकि आज शरोज और अफरोज मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का भरपूर फायदा हम उठाएंगे और इनसे कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं जनाब कोई तड़कता फड़कता गाना जो है हमें एक और सुनाए, ताकि आज के मूड को और माहौल को मजीद रंगीन बनाया जा सके। सर एक हम, और क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ये फोकस किया जाता है ना कि म्यूजिशियंस जो होते हैं या फिर जो सिंगर्स होते हैं उनको उतनी पजीराई नहीं मिलती और उनके टैलेंट को उतना सराहा नहीं जाता। तो जनाब इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है और किंजा आपके हाथों ने तो जनाब आज कमाल कर दिया। हमारी मलाई बोटी जनाब तैयार है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से जरा फोकस करके भी दिखाए ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि आज जो हमारी डिश है, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरे मुंह में पानी जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आज की डिश हमारी तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन बिग ग्रीन सैलेड के साथ इसकी की गई है और इसके साथ साथ इसकी सर्विंग भी की गई है।
नेक्स्ट टाइम जब इसको बनाएंगे तो मैं किंजा से फरमाइश करूंगा इसके साथ कोई ना कोई सॉस भी तैयार की जाए, ताकि ऑडियंस जो है केचप तो मोस्टली यूज करती है, हम इसके लिए कोई मुनफरिद आइटम्स जैसे रेस्टोरेंट्स पे जाए थाउजेंड आइलैंड भी मौजूद होता है और दीगर सॉसेजेस भी मौजूद होती हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर फरमाइश करूंगा कि कोई ना कोई सॉस इसके साथ लाजमी तैयार करें। तो शिरोज और अफरोज आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और बड़े जबरदस्त गाने जो हैं वो आपने सुनाए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।